पिछले वीडियो में हम वेब रिलेटेड कुछ टर्म्स समझे थे। उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और टर्म्स और वल्नरेबिलिटीज समझेंगे। इसे पोर्ट या पोर्ट नंबर बोलो, दोनों एक ही है। पोर्ट नंबर का मतलब है कि एक एंड पॉइंट जहां पे नेटवर्क के कनेक्शन शुरू होते हैं या खत्म। आईपी एड्रेस जैसा आप किसी के घर जाने का एड्रेस समझते हैं, तो पोर्ट नंबर उनके घर का नंबर है, ऐसा समझिए। ये पोर्ट हर डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्टेड है सबके लिए सेम है। हर पोर्ट को एक नंबर दिया जाता है। कुछ पोर्ट्स इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के लिए रिजर्व रहती हैं, जैसे कि HTTPS। इस प्रोटोकॉल से हर मैसेज पोर्ट नंबर 80 पे जाता है। जैसे आईपी एड्रेस मैसेजेस को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने के लिए मदद करता है, उसी तरह पोर्ट नंबर उस डिवाइस में किसी ऐप या कोई स्पेसिफिक सर्विस पे पहुंचाने के लिए मदद करता है। लोकल होस्ट, इस टर्म का सिंपल मीनिंग है कि आपका मशीन जो आप यूज कर रहे हैं करेंटली, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो लैपटॉप हुआ या डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसे आप लोकल होस्ट इस टर्म से रेफर करेंगे। पूरा नाम बोलने के बजाय प्रॉक्सी भी बोलेंगे तो भी चलेगा। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट। हम प्रॉक्सी की हेल्प से ऑनलाइन जा सकते हैं दूसरे आईपी एड्रेस के आइडेंटिटी से। प्रॉक्सी सर्वर एक गेट की तरह काम करता है आपके और इंटरनेट के बीच में। आप किसी भी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वो पहले प्रॉक्सी सर्वर से होके जाएगा, फिर इंटरनेट पे उस वेबसाइट को ढूंढेगा, और जब मिल जाएगा तो वो वेबसाइट सेम प्रॉक्सी से होके आपके पास आएगा। प्रॉक्सी सर्वर ऐसे वेबसाइट्स जो मलिशियस हैं या ट्रैकिंग करते हैं, उन चीजों को फिल्टर आउट करके वो वेबसाइट शो करेगा। ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी के नजरिए से प्रॉक्सी सर्वर बहुत ही अच्छा है। अगर प्रॉक्सी यूज करना है तो सर्च बॉक्स में लिस्ट ऑफ फ्री प्रॉक्सीज ऐसा टाइप करें, आपको मिल जाएगा सारे प्रॉक्सीज का डिटेल्स। पर जितना आसान प्रॉक्सीज का लिस्ट निकालना है, उतना आसान उसे यूज करना नहीं है। सब डोमेन्स यूआरएल का हिस्सा होता है। यूआरएल दो चीजों से बना होता है, एक है प्रोटोकॉल और दूसरा है डोमेन नेम। डोमेन नेम भी दो चीजों से बना है, एक है टॉप लेवल डोमेन और दूसरा है सेकेंड लेवल डोमेन। सब डोमेन एसएलडी के पहले आता है, जैसे कि इस एग्जांपल में ब्लॉग सब डोमेन हुआ। सब डोमेन्स हम तब यूज करते हैं जब एक ही वेबसाइट में बहुत सारे सेक्शंस बनाने हो। जैसे अगर साइट है example.com, तो हम उसका blog.example.com या फिर contact.example.com और ऐसे ही बहुत सारे सेक्शंस बना के सबका सब डोमेन्स बना सकते हैं। डीएनएस, ये टर्म कहीं ना कभी जरूर सुना या पढ़ा होगा आपने। डीएनएस वो होता है जो लोगों को वेबसाइट से कनेक्ट कर देता है, बस उस साइट का डोमेन नेम डालते ही। अगर डीएनएस ना होता तो हमें हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस डालना पड़ता वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। डीएनएस इंटरनेट का फोन बुक है। हम सर्च बॉक्स में डोमेन नेम डालते हैं और डीएनएस उसे आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर वेबसाइट दे देता है। हम इंटरनेट जिससे लेते हैं आईएसपी वाले, उनका भी एक डीएनएस रिजॉल्वर रहता है। आईएसपी वाले इंटरनेट देते हैं और हम जो भी सर्च करते हैं वो उनके डीएनएस रिजॉल्वर से होके गुजरता है। वो कभी कभी स्लो रहता है, कभी हमें कोई साइट एक्सेस करने नहीं देता क्योंकि वो ब्लॉक किए रहते हैं, या कुछ प्राइवेसी इश्यूज जैसे कि ट्रैकिंग। बहुत सारे कंपनीज हमें डीएनएस सर्विसेज देती हैं जो फ्री हैं, सिक्योर हैं और फास्ट भी हैं, जैसे कि गूगल का पब्लिक डीएनएस हुआ, क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस, और भी बहुत कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं ऐसे सर्विसेज। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP वेब पेज लोड करने में यूज आता है। ये एक प्रोटोकॉल होता है जिससे वेब पेजेस लोड होते हैं। HTTP के फ्लो में एक रिक्वेस्ट होता है और दूसरा रिस्पॉन्स। क्लाइंट मशीन रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और वो सर्वर रिस्पॉन्स मैसेज भेजता है। HTTP रिक्वेस्ट के दो मेथड्स होते हैं, एक गेट और दूसरा पोस्ट। गेट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिटर्न में मांगता है और पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब है कि यूजर कुछ वेबसाइट में इन्फो दिया है जो वो वेबसाइट पे सबमिट करना चाहता है। HTTP रिक्वेस्ट के बाद HTTP रिस्पॉन्स आता है। HTTP रिस्पॉन्स में एक HTTP स्टेटस कोड मिलता है। ये स्टेटस कोड 3 डिजिट का होता है और बताता है कि रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। ये ऐसे स्टेटस कोड्स 5 तरीकों के होते हैं। इसमें XX का मतलब है कि कोई भी नंबर आ सकता है उसके आगे, फ्रॉम 00 to 99। स्टेटस कोड जो 2 से स्टार्ट होते हैं उनका मतलब है कि पेज सक्सेसफुल हुआ लोड होने में। अगर स्टेटस कोड 4 या 5 है तो एरर डिस्प्ले होगा पेज पे। जैसे कि आप कभी वेब पेज ढूंढ रहे हैं और 404 का एरर आया है, तो यही होता है उसका मतलब। HTTP पे जो डेटा पास होता है वो सिक्योर नहीं होता, इसीलिए हम HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर ये यूज करते हैं। ये हर डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजता है और रिसीव करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसमें फाइल्स ट्रांसफर होती हैं कंप्यूटर या डिवाइसेस के बीच में वाया इंटरनेट। फाइल ट्रांसफरिंग के लिए अब HTTP यूज होता है, बट अभी भी FTP से फाइल ट्रांसफर एक कॉमन प्रैक्टिस है।
अगर कोई दो कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है तो हम FTP से दोनों कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेंड या रिसीव कर सकते हैं। FTP सर्वर पे एक्सेस करने के लिए आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे FTP सर्वर्स पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक गेस्ट लॉगिन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। SSH और सिक्योर शेल इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसमें दो या दो से ज्यादा मशीन एक दूसरे से बात करते हैं एक नेटवर्क पे सिक्योरली। मानो कि कोई नेटवर्क सिक्योर नहीं है और आपको किसी दूसरे डिवाइस से फाइल शेयर करना है, तो आप SSH के हेल्प से वो फाइल शेयर कर सकते हैं सिक्योरली। फाइल जो भी शेयर होगा वो सब एनक्रिप्टेड होगा। SSH का एनक्रिप्शन काम कैसे करता है हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने किसी दोस्त को देना है, उसके लिए आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक बॉक्स में ताला लगा के भेज दिए। अब वो बॉक्स तो पहुंच गया बट उस ताले की चाबी नहीं है उसके पास, सो उसने भी उस बॉक्स पे ताला लगा के फिर से आपके पास भेज दिया। अब आपके पास वो बॉक्स आ गया, आपको कंफर्मेशन मिल गया कि बॉक्स सही जगह पे गया था, तो आपने अपने ताले को खोलकर फिर से उसे अपने दोस्त को भेजा। वो बॉक्स आपके दोस्त को मिला और उसने अपने ताले को खोला और बॉक्स के अंदर के डॉक्यूमेंट्स पढ़ सका वो फिर। इसी तरह SSH का एन्क्रिप्शन काम करता है और सब फाइल्स ऐसे ही एक दूसरे डिवाइस के बीच में शेयर होती है। विंडोज में अगर SSH यूज करना है तो आपको पुट्टी नाम का एप्लीकेशन यूज करना होगा। मैक OS या लिनक्स में है तो आप सीधा टर्मिनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। SSH टेलनेट को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। टेलनेट पुराने जमाने में यूज होता था अराउंड मिड 60s में। टेलनेट रिप्लेस हुआ और SSH यूज करना स्टार्ट हुआ इंडस्ट्री में। एक्सप्लॉइट और पेलोड, मान लीजिए किसी वेबसाइट या नेटवर्क में कोई वल्नरेबिलिटी है, उस नेटवर्क में घुस के उसका फायदा उठाने में एक्सप्लॉइट मदद करता है। एक्सप्लॉइट एक टूल है। एक्सप्लॉइट सिंपली एक कोड होता है जो उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता है। इस एक्सप्लॉइट से हम एक बार में बहुत सारे कंप्यूटर्स टारगेट कर सकते हैं। अगर एग्जांपल से समझे तो मानिए आपके पास एक लॉक है जिससे वो आपका सिस्टम या नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। उस लॉक में एक फ्लॉ है जिससे वजह से वो बहुत सारे कीज से ओपन हो सकता है। यहाँ कीज एक्सप्लॉइट रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये एक्सप्लॉइट कोई भी यूज करके वो लॉक खोल सकता है जो आपके लॉक को बिना मतलब का बना देता है। वल्नरेबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं, एक जो पता है और एक जो नहीं पता। वो वेबसाइट या नेटवर्क डिजाइन करने वाले को भी नहीं पता रहता। ऐसे वल्नरेबिलिटीज जो डेवलपर को भी नहीं पता है उसे हम जीरो डे वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं। अगर एक्सप्लॉइट किसी नेटवर्क या वेबसाइट के वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने के लिए कोड है तो पेलोड उस कोड का डिजायर्ड आउटपुट है। अगर एक्सप्लॉइट कोड में है कि सिस्टम में आने के बाद रिवर्स शेल ओपन करे टारगेट मशीन और अटैकर के बीच में, तो वो होगा एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूट होने के बाद। पेलोड में कोई एक सिंपल कमांड्स एग्जीक्यूट हो, ऐसा भी हो सकता है। अब हम वल्नरेबिलिटीज के टाइप्स पे फोकस करेंगे। फर्स्ट टाइप है SQL इंजेक्शन। हर वेबसाइट का एक डेटाबेस होता है जहां पे सब फाइल्स स्टोर्ड होते हैं। ये फाइल्स कुछ भी हो सकते हैं, लोगों के ईमेल आईडी और पासवर्ड से लेके उनका नंबर या एड्रेस तक सब इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर्ड रहता है। डेटाबेस का लैंग्वेज है SQL। SQL से हम डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि ऐड, डिलीट, वैसा सब। अगर किसी वेबसाइट में सबमिट सेक्शन है, जैसे लॉगिन फॉर्म हुआ, अगर उस वेबसाइट में एंटर करना है तो पहले लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, फिर एंटर करेंगे। वेबसाइट पहले उन क्रेडेंशियल्स को डेटाबेस से चेक करेगा, फिर अगर डेटाबेस में हुआ वो एंट्री तो ही वेबसाइट में एंट्री मिलेगी। उस फील्ड में अगर SQL क्वेरी पास किए तो वो डेटाबेस में वो क्वेरी चेक करेगा। SQL में एक सिलेक्ट क्वेरी है जिससे अगर पास किए तो वो हमेशा ट्रू होगा। इसी क्वेरी का फायदा उठा के अगर लॉगिन सेक्शन में पास किए तो उसे SQL इंजेक्शन बोला जाता है। पर अगर आपने जो कंडीशंस दिए हैं उस क्वेरी में अगर उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला डेटाबेस में, तो आपका SQL इंजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। वो SQL क्वेरी कुछ ऐसा दिखता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर सर्च कंडीशन, या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट। वो एक्स्ट्रा कोट एंड में जो है वो एरर दे देगा और आपका एप्लीकेशन क्रैश कर देगा। एक सिंगल कोट एप्लीकेशन में एरर पैदा कर सकता है। 1 = 1 यही वो कंडीशन है जो SQL में हमेशा ट्रू होता है। अब इसे SQL क्वेरी में डाल के देखेंगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू सिंगल कोट और 1:1। इस ट्रू कंडीशन से डेटाबेस का हर टेबल रिट्रीव हो सकता है। ये लॉगिन बाईपास करने के बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा टाइप है कमांड इंजेक्शन या शेल इंजेक्शन। वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन सर्वर्स पे अपलोडेड रहते हैं। ये सर्वर्स भी कंप्यूटर ही हैं और हर कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज या लिनक्स या कोई भी OS हो सकता है।
अगर वेब एप्लीकेशन में कोई फील्ड है जो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है और अगर उस पे ऐसा कोई कमांड डाल रहे हैं जो ओएस कमांड हुआ, जैसे पिंग या कोई डायरेक्टरी कमांड, और वो उसका रिजल्ट दे रहा है, तो उसका मतलब है कि कमांड इंजेक्शन से वो वल्नरेबल है। आप फील्ड में कोई भी ओएस के कमांड्स डाल रहे हैं और वो एग्जीक्यूट होके आपको रिजल्ट शो कर रहा है, तो इस वल्नरेबिलिटी से आप सर्वर्स पे फाइल ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। फाइल्स रीड कर सकते हैं जो नॉर्मली वेबसाइट पे आपको एक्सेस नहीं है। डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, पाथ ट्रैवर्सल, बैक ट्रैकिंग, डॉट डॉट स्लैश या डायरेक्टरी क्लाइंबिंग, बहुत नाम है इस अटैक के। वेबसाइट्स जब सर्वर पे अपलोडेड रहती हैं तो किसी फोल्डर में रहता है वो सब फाइल्स। वो फोल्डर के फाइल्स को एक्सेस कर पाना और उन्हें रीड करना थ्रू यूआरएल, उसे हम पाथ ट्रैवर्सल बोलते हैं। हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा सकते हैं और रेस्ट्रिक्टेड फाइल्स रीड कर सकते हैं। हम कमांड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो मेन फोल्डर के बाहर है। मेन फोल्डर बीइंग जिस फोल्डर में उस वेबसाइट का कंटेंट है। ये अचीव करते हैं हम यूआरएल में डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश या फिर उसके वेरिएशंस डाल के। हम यूआरएल को चेंज करते हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी या सीएसआरएफ अटैक, इसे सीसर्फ बोलेंगे तो भी चलेगा। इस अटैक में अटैकर विक्टिम से कुछ एक्शंस करवाता है अनइंटेंशनली, जैसे कि वो उससे उसके ईमेल आईडी का पासवर्ड बदलवा दे या बैंक से पैसे ट्रांसफर करवा दे। अटैकर उससे क्या करवा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अटैकर विक्टिम का पूरा अकाउंट भी कंट्रोल कर सकता है, और अगर विक्टिम किसी वेबसाइट का एडमिन रोल हुआ तो वो अटैकर उस वेब एप्लीकेशन का फुल कंट्रोल ले सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम किसी को ट्रिक कर सकते हैं एक वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए। पर पहले हम समझना होगा कि एक प्रॉपर लिंक बनाया कैसे जाता है जो यूजर उसे एग्जीक्यूट करे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि ए को बी को पैसे ट्रांसफर करने हैं बैंक.com करके वेबसाइट से। ये वेबसाइट सी सर्फ अटैक से वल्नरेबल है, और सी जो कि अटैकर है उसे ए को फंसाना है कि ए उसे पैसे ट्रांसफर कर दे। इस अटैक में दो चीजें होंगी। वन, एक एक्सप्लॉइट यूआरएल या स्क्रिप्ट बनाना, और दूसरा ए को ट्रिक करना उसे एग्जीक्यूट करने में। हम इसे सोशल इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं। ए जब पैसे भेजेगा बैंक.com से बी को, तो उसका गेट मेथड का यूआरएल कुछ ऐसा होगा। सी अब वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाएगा और एक एक्सप्लॉइट बिल्ड करेगा जिससे उसे पैसे मिल जाए ए के अकाउंट से। सी ओरिजिनल गेट रिक्वेस्ट का यूआरएल लेता है और उसे कुछ ऐसा बना देता है। सी सोशल इंजीनियरिंग की मदद से ए को ट्रिक करेगा ये वाला यूआरएल ओपन करने में जब ए बैंक.com में लॉग्ड इन रहेगा। एक्सप्लॉइट यूआरएल एक ऑर्डिनरी लिंक की तरह डिस्गाइज्ड रहेगा। ये उसे किसी इमेज टैग में इंक्लूड कर देंगे और ईमेल कर देंगे ए को। ए को पता नहीं चलेगा कुछ भी, पर ब्राउजर वो गेट रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा बैंक.com पे बिना किसी विजुअल एड के कि ट्रांसफर हुआ है कुछ भी। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इसे एक्सएसएस अटैक भी बोलते हैं। ये उन वेबसाइट्स पे एग्जीक्यूट होता है जिसमें कमेंट्स का सेक्शन होता है, जैसे कि फोरम्स, मैसेज बोर्ड्स, वैसा सब वेब पेजेस। अगर उस कमेंट फील्ड में हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और वो इनपुट टैग्स के साथ है और वो इनपुट आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वेबसाइट फिल्टर आउट नहीं कर रहा है उन टैग्स को, अनसैनिटाइज्ड यूजर इनपुट ले रहा है। अब उसी फील्ड में हम एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें और एग्जीक्यूट करें तो आपका एक्सएसएस अटैक हो जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट कोड ऐसा होना चाहिए जो डेटाबेस में जाके सेव हो और उसे ओरिजिनल वेब पेज का ही कोड समझे। हम जावास्क्रिप्ट कोड को ऐसा फैशन कर सकते हैं कि जब कोई दूसरा यूजर जब वेब पेज पे जाए तो ओरिजिनल वेब पेज मॉडिफाई हो जाए, उस यूजर के कुकी स्टोर कर ले और HTTP रिक्वेस्ट भेजे ऑन बिहाफ। ओरिजिनल पेज मॉडिफाई करके यूजर से पासवर्ड निकलवा सकते हैं उसका, उसे फिशिंग कहते हैं। एक्सएसएस दो तरह के होते हैं, एक रिफ्लेक्टेड, दूसरा स्टोर्ड। रिफ्लेक्टेड में एक्सएसएस का एक्सप्लॉइट हम यूआरएल से देते हैं, यूआरएल के पैरामीटर्स चेंज करके। ये यूआरएल अगर किसी एक यूजर को देंगे तो वो एक्सएसएस अटैक उसी पे होगा जब वो वेबसाइट विजिट करेगा उस लिंक से। तो स्टोर्ड एक्सएसएस में एक्सप्लॉइट वेब पेज ही देता है। अटैकर वेब पेज में एक्सएसएस पेलोड दे देता है कमेंट से और डेटाबेस में स्टोर हो जाता है वो, और हर यूजर जो वेबसाइट विजिट करता है सब पे वो अटैक एग्जीक्यूट होता है। सीटीएफ में रिवर्स इंजीनियरिंग और बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन भी है, पर फिलहाल के लिए बेसिक सीटीएफ बॉक्सेस को हम इतना थियरी सीख के स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। अगले वीडियो में हम टूल्स पे ध्यान देंगे जो सीटीएफ सॉल्व करते वक्त हमारी मदद करता है।